सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली हम लेकर आ गए हैं आपके लिए ऊप्स विद जावा की यूनिट 3 का लेक्चर 15। तो बेसिकली आपकी जो यूनिट 3 का ये लेक्चर थर्ड है और इसके अंदर हम देखने वाले हैं रिकॉर्ड्स एंड फील्ड क्लास, डायमंड सिंटैक्स विद इनर एनोनिमस क्लास फॉर ईच मेथड। ठीक है, फॉर ईच मेथड तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, मतलब लूप के साथ। तो यहाँ पर बस ये हो जाता है कि यह इसमें लैम्डा फंक्शन ऐड हो जाएगा, जो मैंने अभी हमने भी रिसेंटली लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो ये जो चार हमारे न्यू फीचर हैं जावा के, हम इन्हें अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स होता क्या है बेसिकली? आपको ना, जैसे कि कोई भी अगर आपको ऐसा डेटा स्टोर करना है जावा के अंदर, तो ऐसा डेटा है जो कि आपको उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने। ठीक है, बस आपको स्टोर करके रखना है। तो आप किसका यूज़ करते थे? क्लासेस का यूज़ करते थे, मतलब ट्रेडिशनल वे। जैसे आपने क्लासेस का यूज़ किया और उसके अंदर बहुत सारे आपको फंक्शंस क्रिएट करने पड़ते थे, जैसे कि आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता था, गेटर क्रिएट करना पड़ता था, इक्वल्स क्रिएट करने पड़ते थे, हैश कोड एंड टू स्ट्रिंग मेथड, ये सारे मेथड आपको क्रिएट करने पड़ते थे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा डेटा स्टोर करना है जो कि फाइनल है, आपको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, तो आप वहाँ पर रिकॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्ड्स क्या करता है? इन सारे मेथड्स को अपने आप जनरेट कर देता है। ठीक है, तो देखो, रिकॉर्ड्स आर स्पेशल काइंड ऑफ क्लास इन जावा डिजाइन टू मॉडल इनम्यूटेबल डेटा कैरियर्स विद अ फिक्स सेट ऑफ फील्ड्स। ठीक है, ये इनम्यूटेबल होता है, यानी कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते बार बार। ठीक है, तो मतलब रिकॉर्ड्स का ये होगी डेफिनेशन, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखो, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, आपको इनको बनाने में बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स क्या करता है? इन सबको अपने आप ही बना देता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है और आपका जो नंबर ऑफ लाइन्स होती है कोड की, वो भी कम हो जाती है। ठीक है, ये क्या कराता है? कौन सा एक सिंटैक्स प्रोवाइड कराता है, बस आपको एक रिकॉर्ड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और कोड भी करा के बताऊंगा। ठीक है, क्रिएट डेटा क्लास विद एन ऑटोमेटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन मेथड्स। तो ये सारे कॉमन मेथड्स अपने आप इंप्लीमेंट हो जाते हैं। इसका फीचर क्या है? ये इनम्यूटेबल होता है, बार बार चेंज नहीं कर सकते। कौन सा एक सिंटैक्स होता है इसका, और ऑटोमेटिक मेथड्स ये सारी वो जनरेट कर देता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन कैसे? हम देखो, यहाँ पर आपको देखो दिख रहा होगा, ट्रेडिशनल क्लास में आपने यहाँ पर एक देखो दो ये बनाए, ये आपको दो डेटा रखना है, यानी कि नेम रखना है और एज रखना है। ठीक है, और आपको क्या क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको गेटर मेथड लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, इक्वल्स के लिए मेथड लगाना है, यहाँ पर आपको हैश कोड के लिए लगाना है और टू स्ट्रिंग का भी लिखना है। तो अभी हम इसके कोड करके देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा कोड हो जाता है इसका। ठीक है, लेकिन आप ये सारा काम किससे कर सकते हो? सिर्फ एक लाइन से कर सकते हो, कोड लिखकर। ठीक है, आपने कोड लिखा, पर्सन लिखा, यानी कि आपका जो क्लास का नाम होने वाला है, और आपने राउंड ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग नेम एंड जो आपके ये जो फील्ड्स हैं वो आपने डाल दी। ठीक है, यानी कि आपको दो चीज़ें स्टोर करनी है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं ना, ये जो जितने भी मेथड्स हैं, ये रिकॉर्ड अपने आप ही बना लेगा। ठीक है, आया समझ में? इसके सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स हमारा कैसे होता है? आप पब्लिक लिख सकते हो, पब्लिक नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी होती है, ये तो एक्सेस मॉडिफायर की। और यहाँ पर आपने रिकॉर्ड कीवर्ड का यूज़ करना है और क्लास का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपकी जो फील्ड्स हैं उनको डिफाइन करना है। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर आपको इसे यूज़ कैसे करना है? आपको इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और आपको जैसे पर्सन, और आपको यहाँ पे पास कर देना है नाम और जो भी आपको पास करनी है, जो भी आपकी फील्ड होगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं ऑटोमेटिक मेथड इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो, आप ना इनके साथ क्या कर सकते हो? आप दो मेथड्स, अगर आपकी जो इसके अंदर नेम और एज इक्वल है, आपको इन्हें ना देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं, तो आप इन्हें इक्वल करा के ऐसे, मतलब इक्वल्स ऐसे पास करके P1 डॉट इक्वल्स P2, क्या ये है? तो आपको ये ट्रू रिटर्न कर देगा अगर होंगे तो। ठीक है, और अगर यही आपको वैसे ट्रेडिशनल वे में करते, तो आपको अलग से इक्वल्स का क्या लिखना पड़ता? कोड लिखना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर आप हैश कोड को, जो आपकी आईडी होती है फंक्शन की, वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो रिप्रेजेंट एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ये जो डेटा है ना, आपको मतलब टू स्ट्रिंग के द्वारा इसकी हेल्प से मिल जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। की बेनिफिट्स क्या है इसके? की बेनिफिट्स हैं हमारे कॉन्साइजनेस। ये देखो, मैंने ना ये इसके लिए लिखता हूँ की बेनिफिट्स, जैसे कि आपको अगर कुछ भी याद नहीं रहता है ना, तो आपको ये चार अगर चीज़ें याद हैं, तो आप है ना पूरा आराम से कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्साइजनेस, यानी कि बहुत छोटा बॉयलर प्लेट होता है इसका। और फिर इम्यूटेबिलिटी, मतलब कि आप बार बार उसे चेंज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली फाइनल सेट होती है। ठीक है, जितनी भी फील्ड होती हैं। और आपकी रीडेबिलिटी, जो आपका कोड अगर छोटा होगा तो रीडेबिलिटी बढ़ी जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक मेथड जो आपके जनरेट करता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं इसका क्या कोड। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें कोई भी डेटा स्टोर कराना है, ठीक है, ऐसा डेटा जो जिसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, बस हमें स्टोर कराना है। ठीक है, तो उसका हम कैसे स्टोर कराते थे पहले जब रिकॉर्ड नहीं आए थे? तो देखो, ये था हमारा मेथड डेटा स्टोर कराने का, और अभी भी हम स्टोर करा सकते हैं अगर हम रिकॉर्ड का यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पब्लिक क्लास बनाई पर्सन, और पर्सन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। एक है हमारा स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज। ठीक है, दोनों फाइनल है क्योंकि इसके अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, अलग भी रख सकते हैं, लेकिन हमें इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने, तो हमने फाइनल बना रखे हैं। ठीक है,
और फिर हमें क्या बनाना पड़ता था, एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता था, ठीक है। फिर हमें गेटर मेथड ये जो थे वो सारे बनाने पड़ते थे। देखो यहाँ पर मैं इन्हें समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ इनके बारे में, और अभी आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपको रिकॉर्ड समझाना है। यहाँ पे सिर्फ ये क्या है, कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ता था, अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स को चेक करना है कि वो इक्वल है कि नहीं, आपको यहाँ पर एक इक्वल फंक्शन डिफाइन करना पड़ता था। फिर आपको यहाँ पर एक हैश कोड, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का चाहिए तो आपको वो डिफाइन करना पड़ता था। और अगर आपको उसे स्ट्रक्चर में प्रिंट कराना है तो आपको टू स्ट्रिंग मेथड को लिखना पड़ता था, ठीक है। और अब हम इसका यूज़ करें तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर नाम का, और यहाँ पर हमने इसका क्या नेम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर, ये जो कि गेट मेथड, हमने गेटर मेथड को यहाँ पे हमने लिखा था ना ऊपर, उसी के थ्रू हम कराएंगे नेम को प्रिंट, और फिर हम हैश कोड को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और फिर हम पूरे के पूरे पर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे। तो देखो कैसे प्रिंट होता है। ये देखो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले नेम प्रिंट कराया, कृष्णा आ गया। हैश कोड एक हमारी आईडी होती है ऑब्जेक्ट की, वो आ रही है। और यहाँ पर हमने इस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, टू स्ट्रिंग मेथड, ये हमने लिखा था ऐसे, पहले पर्सन आए, फिर नेम आए, फिर एज आए, तो हम वो ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब यही काम, ये जो हमारा कितनी लाइन्स का काम है, ये जो है हमारा 28 to 27 लाइन का जो काम है, ये हम एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्ड मेथड का यूज़ करके, ठीक है, रिकॉर्ड क्लास का यूज़ करके, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड, आपको बस क्या करना है, रिकॉर्ड कीवर्ड का यूज़ करना है, और रिकॉर्ड कीवर्ड का यूज़ कर लिया आपने, और फिर आपको यहाँ पे बस एक अपनी क्लास का नाम डिफाइन करना है, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, अपने वेरिएबल्स को पास कर देना है, जो भी आपको रखने हैं, ठीक है, जो भी आपको डेटा पास करना है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग नेम पास किया और ये इंट एज पास किया, तो ये ऑटोमेटिकली ये फाइनली रहेंगे, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकते आप इन्हें, ये इम्यूटेबल होती है, ठीक है। तो आप इसके अंदर कोई भी डेटा चेंज नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही डेटा रखना है जो कि आपको सिर्फ स्टोर करना है, ठीक है। आपने बस ये सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली, जितने भी कॉमन मेथड्स हैं सब अपने आप बना लेगा, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पर सीधा पब्लिक क्लास बनाई और इस रिकॉर्ड को यूज़ करने के लिए रेडी हो आप, ठीक है। आपने यहाँ पर एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर आपने कृष्णा और एज 21 पास कर दी, ठीक है। और अब आप यहाँ पर नेम को प्रिंट कराओ, एज को प्रिंट कराओ, हैश कोड को प्रिंट कराओ, पूरे पर्सन को प्रिंट कराओ, सब कुछ सेम रहने वाला है जैसे कि आपने वहाँ पे इतनी सारे कोड लिखकर किया था, ठीक है। तो देखो नेम प्रिंट हो रहा है, कृष्णा, एज, हैश कोड, एंड पूरा स्ट्रक्चर में ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिकॉर्ड, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सील्ड क्लास, ठीक है, यानी कि सील्ड क्लास हमारा टॉपिक है। सील्ड क्लास क्या होती है, बेसिकली सील्ड क्लास ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक होती है हमारे पास फाइनल क्लास, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसी क्लास बनानी है जिसको कोई भी एक्सटेंड ना कर पाए, ठीक है, उसको कोई भी इनहेरिट ना कर पाए, मतलब कि बहुत सेफ रहने वाली है, तो वो आप फाइनल क्लास से डिफाइन कर दो कि मतलब उसी के अंदर जो है वही है और उसे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर ऐसा चाहते हो कि आप है ना उसको जो भी यूज़ करे उस क्लास को, वही उसके अंदर डिफाइन करे जो भी चेंजेस होने वाले हैं, तो आप एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ कर लो। एब्स्ट्रैक्ट अगर आपने क्लास बना ली तो आप उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन तो दे नहीं सकते, बस आप उसे अंदर मेथड्स को डिफाइन कर सकते हो। तो इंप्लीमेंटेशन कौन देता है, जो भी उसे इनहेरिट करता है। लेकिन सील्ड क्लास क्या क्या हेल्प करता है हमें, अगर हमें कोई ऐसी क्लास बनानी है जिसे कि हम चाहें कि बस 2 क्लास इसे ना इनहेरिट कर सकती हैं या फिर 3 क्लास इसे सिर्फ इनहेरिट कर सकती हैं, ठीक है। तो मतलब हम बस कोई स्पेसिफिक क्लासेस को हम परमिशन दे पाएँ कि वही क्लास इसे इनहेरिट करें या फिर एक्सटेंड करें, ठीक है, और कोई भी क्लास ना करे, तो वहाँ पर यूज़ होता है हमारा सील्ड क्लासेस का, ठीक है। तो सील्ड क्लास इंट्रोड्यूस इन जावा 15 एज अ प्रीव्यू फीचर एंड फाइनलाइज इन जावा 17 में फाइनलाइज हुई थी, ठीक है। तो देखो ये ना रिस्ट्रिक्ट करती है विच अदर क्लासेस और इंटरफेसेस कैन एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट देम, ठीक है। कोई भी और क्लासेस और इंटरफेस इसे इनहेरिट नहीं कर सकते जब तक यह अलाउ ना करे, ठीक है। दिस अलाउस फॉर मोर कंट्रोल ओवर द क्लास हायरार्की, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड कराती है क्लास हायरार्की पर। ये होती क्या है, सील्ड क्लास इज रिस्ट्रिक्ट विच अदर क्लासेस और इंटरफेसेस कैन एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट, ये बताती है कि कौन सी क्लास इसे एक्सटेंड कर सकती है और कौन सी क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकती, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोड करके बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर फीचर्स में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। फीचर्स क्या है इसके, ये तो है रिस्ट्रिक्ट हायरार्कीज, यानी कि आपकी मर्जी रहेगी कि किस तरीके से हायरार्की बनेगी, कौन सी क्लास उसे इनहेरिट करेगी, कौन सी क्लास नहीं करेगी इनहेरिट, ठीक है। एनहेंस्ड कंट्रोल, आपका ज़्यादा कंट्रोल रहता है उनके ऊपर। कंबाइंस विद परमिट, आपने यहाँ पर परमिट कीवर्ड का यूज़ करके क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपकी किस सब क्लास को आप अलाउ कर रहे हो कि वो एक्सटेंड कर सके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ना सील्ड क्लास है, ठीक है, यहाँ पर हमने सील्ड क्लास बना रखी है जिसका नाम है शेप। अब हमने यहाँ पर परमिट कीवर्ड का यूज़ करके ये
बता रखा है कि एक सर्कल क्लास और एक रेक्टेंगल क्लास, बस ये जो दो क्लास है ना, यही सिर्फ शेप क्लास को एक्सटेंड करा सकती हैं और कोई इसे एक्सटेंड नहीं करा सकता। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम एक्सटेंड, ये जो हमारी एक्सटेंड क्लासेस है कैसे एक्सटेंड कराएंगे, देखो जो हम एक्सटेंड कराएंगे जो हमारी क्लासेस में, तो देखो यहाँ पर हमने पहले तो वो जो ऊपर लिखा था सिंटैक्स वही डिफाइंड है, लेकिन जो सब क्लास होगी वो सिर्फ 3 तरीके की हो सकती है, या तो फाइनल, नॉन सील्ड या फिर सील्ड। ठीक है, फाइनल अगर आपने कर दिया तो मतलब कोई और क्लास उसे एक्सटेंड नहीं करा सकती, अगर आपने नॉन सील्ड कर दिया तो कोई भी क्लास उसे एक्सटेंड करा सकती है, अगर आपने सील्ड कर दिया तो परमिट कीवर्ड का यूज़ करके आप देख सकते हो कि कौन सी क्लास उसे एक्सटेंड कराएगी। अब हम कोड करते हैं। ठीक है, इसका अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सील्ड क्लास के बारे में। सील्ड क्लास क्या होती है, देखो सील्ड क्लास मैंने आपको बताया था कि ऐसी क्लास जिसको आप मतलब कुछ ही क्लास के साथ क्या करना चाहते हो, एक्सटेंड कराना चाहते हो अपनी मर्जी की क्लासों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक सील्ड कीवर्ड के साथ क्लास बना रखी है कलर, और हम चाहते हैं कि ये जो क्लास है ना सिर्फ ये रेड क्लास इसे एक्सटेंड कर पाए और ब्लू क्लास इसे एक्सटेंड कर पाए, तो हमें ये परमिट कीवर्ड का यूज़ करके इसे दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर आपको परमिट कीवर्ड हटा, पहले ना यहाँ पे मैं नीचे वाले कोड को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने क्या किया, परमिट कीवर्ड को हटा दिया, तो देखो यहाँ पर ना एक एरर मिल रहा है हमें, ये बोल रहा है कि भाई अगर आपको सील्ड क्लास रखनी है और आपने किसी को परमिशन ही नहीं दे रखी तो आप फाइनल कीवर्ड से ही बना लो ना उसे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप भाई परमिट दो इसे, तो परमिट कीवर्ड हमें देना पड़ेगा। हमने दिया परमिट कीवर्ड, और हम परमिट कीवर्ड किस चीज़ को दे देते हैं, एक तो ए क्लास को दे देते हैं। ठीक है, अभी हम ए क्लास को दे रहे हैं परमिशन कि ए क्लास ही हमें कलर को जो कर पाएगी, एक्सटेंड करा पाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं ए। ठीक है, ए क्लास किसको एक्सटेंड करा रही है, एक्सटेंड करा रही है हमारी कलर क्लास को। ठीक है, सो ये भी हमने क्लास बना ली। अब फिर से एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, ठीक है अब देखते हैं। तो देखो एरर आ रहा है कि ये बता रहा है कि ये जो आपकी सब क्लास है ना, ये सिर्फ या तो फाइनल हो सकती है, या तो सील्ड हो सकती है, या फिर नॉन सील्ड हो सकती है। तो हम अगर आप यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लिख देते हो तो आप ये जो क्लास ए है इसको कोई और एक्सटेंड नहीं करा पाएगा। ठीक है, कोई और क्लास नहीं करा पाएगी। अगर आप यहाँ पर सील्ड डाल देते हो तो सील डालने के बाद आपको यहाँ पे परमिट कीवर्ड लिखना पड़ेगा जिन क्लास को आप चाहते हो कि वो एक्सटेंड करा पाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे परमिट कीवर्ड देके बी कर दिया कि बी क्लास इसे भाई परमिट कर सकती है और कोई क्लास नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँ बी और मैं इसे एक्सटेंड कराऊँ किसके साथ, ए के साथ, तो इसे ना ये कर लेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी फाइनल हो सकती है, सील्ड हो सकती है, या फिर नॉन सील्ड हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि, और मैं अगर यहाँ पे नॉन सील्ड लिखूँ ना फाइनल और सील्ड की जगह, तो ये जो नॉन सील्ड का मतलब ये है कि इसे कोई भी जाकर एक्सटेंड करा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं कोई भी XYZ क्लास बना लेता हूँ तो वो क्या कर सकता है, वो ये जो क्लास है ना हमारी बी, इसे एक्सटेंड करा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो यही थी हमारी सील्ड क्लास के बारे में। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं डायमंड सिंटैक्स। तो डायमंड सिंटैक्स कुछ नहीं होता, ऐसा जो हमारा एक ऑपरेटर होता है ना, ऐसे यही होता है हमारा डायमंड सिंटैक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ता, और ये ना आपका थोड़ी सी हेल्प करने आया है, ये समझ लो। ठीक है, डायमंड सिंटैक्स इंट्रोड्यूस इन जावास्क्रिप्ट 7 में इंट्रोड्यूस हुआ था, सिंप्लीफाई द इंस्टेंटिएशन ऑफ जेनेरिक क्लासेस बाय अलोइंग द कंपाइलर टू इन्फर। देखो यहाँ पे इन्फर का मतलब क्या होता है, इन्फेरेंस। ठीक है, यानी कि टाइप इन्फेरेंस का यूज़ किया है यहाँ पे कि कंपाइलर अपने आप पता लगाएगा कि कौन से टाइप का आपका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो हमने ये ना चीज़ मैंने आपको लैम्डा फंक्शन में भी, लैम्डा एक्सप्रेशन में भी बताई थी। ठीक है, तो वही थोड़ा सा है, वो वहाँ से भी टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज डायमंड सिंटैक्स। अब डायमंड सिंटैक्स होता क्या है, डायमंड सिंटैक्स ये जो होता है हमारा, अलाउज द कंपाइलर टू इन्फर द टाइप आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो भी आपका टाइप आर्ग्यूमेंट है उसे पता लगाना पड़ेगा इन्फेरेंस का, कि मतलब आपको किस टाइप का आपका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अपने आप पता लगाएगा कंपाइलर, आपको कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी जरूरत नहीं है उसमें बताने की। ठीक है, ऑफ अ जेनेरिक क्लास रिड्यूसिंग बॉयलर प्लेट कोड, और ये बॉयलर प्लेट कोड को क्या करता है, कम करता है। इसका पर्पस क्या है, सिंप्लीफाई द कोड एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी बाय रिमूविंग रिडंडेंट टाइप। ठीक है, आपको बार बार टाइप डिफाइन, देखो आपको ना जब आपको लिस्ट बनाते थे तो आपको 2 बार टाइप डिफाइन करना पड़ता था। ये देखो यहाँ पर आपने स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा है और आपने यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन करा हुआ है, तो आपको 2 बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको रिडंडेंट जो आपके टाइप है ना उनमें कम करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप किसका यूज़ कर लोगे, आप यहाँ पर ये जो आपका डायमंड कीवर्ड ये ऑपरेटर है ना, इसका यूज़ कर लोगे, और आप यहाँ पे डायमंड ऑपरेटर डिफाइन कर दोगे, तो कंपाइलर अपने आप पता लगाएगा किस टाइप का आपका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे ना, आपको बार बार ये स्ट्रिंग नहीं लिखना पड़ेगा। तो देखो जैसे ही डायमंड आया था तो उसमें आपका सिंटैक्स ऐसा हो गया था। ठीक है, ऐसा सिंटैक्स हो गया था, लेकिन जब डायमंड नहीं था तो आपको ऐसे लिखना पड़ता था, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हमें ये देखना है जो हमारे सिलेबस में डायमंड सिंटैक्स विथ इनर एनोनिमस।
तो ये तो मैंने यहाँ पर क्या दे रखे हैं, की बेनिफिट्स दे रखे हैं किसके, डायमंड सिंटैक्स के, ठीक है। तो इसको तो आप देख लेना, रिड्यूस करता है बॉयलर रेट को, इंप्रूव करता है रीडेबिलिटी, और आपकी क्या टाइप सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, डायमंड सिंटैक्स विद इनर एनोनिमस क्लास। तो देखो इसको है ना मैं कोड में ही समझाऊंगा। अब हम देखते हैं हम डायमंड सिंटैक्स का कैसे यूज़ करते हैं इनर एनोनिमस क्लास में। तो देखो ये आप पहले देख लो, ये हमारी इनर एनोनिमस क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रखी है कैलकुलेटर, और हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है किस टाइप के, तो बस आपने यहाँ पर टी दे दिया कि हम बाद में डिफाइन करेंगे किस टाइप के, ठीक है। और फिर हमने ना इसके अंदर एक वो बना लिया, ये जेनरिक फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा, और यहाँ पर हमने इसका रिटर्न टाइप नहीं बताया अभी कि किस टाइप का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ टी दे दिया है, और फिर हमने एक ऐड नाम रख दिया इस मेथड का कि हम जब भी इसे ऐड से कॉल करें तो ये आ जाए, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर जो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर भी टी टाइप का होगा और दूसरा पैरामीटर भी टी टाइप का होगा, ठीक है। ये सब हम कब डिफाइन करेंगे, देखो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह में ना कोई भी फंक्शन वगैरह जो होते हैं वो हम इंप्लीमेंट नहीं करते, ठीक है, बस हम लिख देते हैं उनके नाम को, तो हम इंप्लीमेंट करते हैं उन्हें बाद में। तो पहले हम उसे इंप्लीमेंट कैसे कराते थे, हम वापस एक और क्लास बनाते थे, और फिर हम वहाँ पर क्या कराते थे, उसे एक्सटेंड करा के ओवरराइड करके इंप्लीमेंट करते थे। लेकिन हम इनर एनोनिमस क्लास के साथ क्या कर सकते हैं, हम उसे साइड में यहाँ पर इंप्लीमेंट करा सकते हैं ओवरराइड करके, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमें ना एक पब्लिक क्लास बनाई डायमंड सिंटैक्स, और यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हमने कैलकुलेटर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट था उसे बनाया, और उसके अंदर हमने डिफाइन किया कि ये इंटीजर टाइप का है। जो यहाँ पर टी लिखा हुआ है ना, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसका एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और हमने न्यू लिखकर कैलकुलेटर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ना अब हमें ना, पहले जब ये न्यू फीचर नहीं आया था, हमें यहाँ पर इंटीजर लिखना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटीजर लिखना पड़ता था, वरना क्या आता था, एरर आता था। लेकिन टाइप इन्फेरेंस, ठीक है, यहाँ पर क्या इसका हम यूज़ करें, टाइप इन्फेरेंस का यूज़ करेंगे कि कंपाइलर अपने आप ही पता लगाएगा ये किस टाइप का है। तो यहाँ पर जो हमारा पास होता है इसी टाइप का ये यहाँ पर होता है, तो हमें वापस बार बार पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डायमंड सिंटैक्स की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा कोड को हमने छोटा कर दिया, और यहाँ पर इंटीजर हमें बार बार नहीं लिखना पड़ रहा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर इनर एनोनिमस क्लास बनाई, और आपने यहाँ पर डिफाइन किया कि रिटर्न टाइप उसका, इसका ऐड फंक्शन का आपका रिटर्न टाइप होने वाला इंटीजर, पहले पैरामीटर का भी जो टाइप होने वाला डेटा टाइप वो होने वाला है इंटीजर, और दूसरे का भी होने वाला है रिटर्न टाइप इंटीजर, और आपने रिटर्न कर दिया 3+5। तो यहाँ पर अगर मैं इसे प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो ये मैंने सिस्टम आउट प्रिंट में दे रखा है पहला ऐड ऑब्जेक्ट 1 का, तो हमें ऑब्जेक्ट का तो यूज़ करना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, और ऐड के अंदर 2 पैरामीटर पास कर रखे 12 एंड 23, और हम इसे ऐड कराएंगे, ठीक है। तो हम ऐड कराएंगे तो क्या आएगा 35, ये देखो आप यहाँ पर 35 प्रिंट हो रहा है, तो हमारा ये अच्छे से चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायमंड सिंटैक्स। ज़्यादा देखो समझने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊँ क्या है, बस ये इसने ना थोड़ा सा बॉयलर प्लेट को छोटा कर दिया। यहाँ पर पहले इंटीजर लिखना पड़ता था, अब इंटीजर नहीं लिखना पड़ता, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। अब देखो फॉर ईच मेथड बताता हूँ। फॉर ईच मेथड मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, फॉर ईच लूप के साथ वही होता है, बस इसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। कब आया था, जावा 8 में आया था, और ये बहुत पावरफुल वे है इटरेट करने का किसी भी कलेक्शंस के ऊपर, ठीक है। आप किसी भी कलेक्शंस के ऊपर अगर आप इटरेट कर रहे हो किसका यूज़ करके, लैम्डा एक्सप्रेशन का, ठीक है, तो आप कर सकते हो। द फॉर ईच मेथड इज यूज टू परफॉर्म एन एक्शन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कलेक्शन, मतलब कि आप हर एक एलिमेंट जो है आपके कलेक्शन का, उन सब पर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इसका ही सिंटैक्स होता है, आपको यहाँ पर कलेक्शन का नाम देना होता है, फॉर ईच कीवर्ड का यूज़ करना होता है, और जो भी आपका एक्शन है यानी कि जो आपका लैम्डा फंक्शन होगा वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन का क्या मतलब है कि नाम है, लिस्ट हो सकती है, मैप हो सकता है, ठीक है, एरे वगैरह जो है ना। एक्शन क्या है, एक्शन की मतलब आपको जो भी एलिमेंट पे परफॉर्म करना है। तो देखो अभी हम ना इसे एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर आपने लिस्ट, यहाँ पे एक है ना लिस्ट डिफाइन कर रखी है जिसके अंदर डेटा कौन कौन सा है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। और आपने यहाँ पर क्या है, फॉर ईच मेथड का यूज़ किया हुआ है। तो आपको सबसे पहले कलेक्शन का यहाँ पे नाम लिख दिया लिस्ट, फिर आपने फॉर ईच कीवर्ड का यूज़ किया, और आपने यहाँ पे इटरेटर डिफाइन कर दिया एलिमेंट, जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स पे जाएगा, ठीक है। वो एलिमेंट पे जा रहा है, और क्या है, वो सिर्फ एलिमेंट को प्रिंट करा रहा है, अभी कोई भी मतलब बस एलिमेंट को प्रिंट करा रहा है। तो ये क्या करेगा, ABC ऐसे प्रिंट करा देगा, ठीक है। और ये क्या करता है, कोड प्रिंट ईच एलिमेंट इन द लिस्ट यूजिंग अ लैम्डा एक्सप्रेशन। ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन ही तो है, हमने पहले देखा था ना, ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन ही है ना। अब देखो इसके की बेनिफिट्स क्या है, कौन सा इस कोड और रीडेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसे हम कोड करके देखते हैं। अब देखते हैं हम फॉर ईच मेथड, ठीक है। पहले हमने फॉर ईच लूप देखा था, तो फॉर ईच लूप की तरह ही है, बस इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो एक्शन है उसके अंदर आपका आ जाता है लैम्डा
एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखना, ये तो सब आपको पता ही है कि आपने क्लास बना ली, मेन फंक्शन के अंदर, मेन जो आपका फंक्शन है उसके अंदर आपने एक लिस्ट बनाई है। देखो ये आपने लिस्ट बनाना आता ही आपको, ठीक है। तो आपने लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने डेटा दिया है एप्पल, बनाना, चेरी एंड डेट, ठीक है। तो देखो हमने ये 4 दिए हुए हैं। अब हमें इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम फॉर ईच का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लिस्ट क्या है, एक कलेक्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि आइटम हमने जो दिया हुआ था, आइटम डॉट फॉर ईच, इसके ऊपर हमने क्या लगाया, फॉर ईच वो मेथड लगा रहे हैं। और इसके अंदर हमने मेथड में डिफाइन कर दिया एक इटरेटर, जो कि सब पे जाकर इटरेट करेगा, मतलब कि ट्रैवर्स करेगा और उसको प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आइटम ही सेम टू सेम प्रिंट हो जाएंगे। तो वही जितने हमने फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर प्रिंट हो गए। अब इसके साथ हमें अब कुछ भी अपडेट वगैरह कराना है, जैसे कि हमें आइटम के साथ क्या करना है ना, कॉन्केटिनेट कराना है फ्रूट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कॉन्केटिनेट कराया, तो ये सबके साथ प्रिंट होगा फ्रूट। देखो ये देखो सबके साथ फ्रूट प्रिंट हो रहा है। ऐसे आप फॉर ईच मेथड का यूज़ कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल दे देना और जो मैंने थ्योरी लिखवाई है वो लिख कर आ जाना, ठीक है। तो आई होप आपको फॉर ईच मेथड भी समझ में आएगा। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जो 4 मेथड मैंने आपको बताया था इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, चारों मेथड हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। देखो जितना मैंने आपको बताया बस उतना कर लेना, ज़्यादा पढ़ने की मतलब मेरे हिसाब से एग्जाम में इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।